गुड आफ्टरनून बच्चों। रोज का टाइम वही 3 बजे और मैं शोभित मिश्रा आपके सामने हूँ। तो कल का जो टॉपिक चल रहा था वो था सिंथेसिस। कल थोड़ी सी दिक्कतें थी। कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया, कमेंट भी किया कि सर आवाज़ नहीं समझ में आ रही है। तो आज मैंने हालांकि देख रहा हूँ कौन कौन जुड़ चुका है फिलहाल। के ठीक है, आ रहे हैं। तो जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो बड़ी जल्दी से, बड़ी शीघ्रता से करें, क्योंकि इस समय थोड़ा सा बढ़ जाता है और आपको पता होना चाहिए कि इस समय लगभग सारी कक्षाओं को टाइम देना ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा जल्दी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस जो टॉपिक था हमारा, ये चल रहा था। मैंने कल आपको इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि फ्रेज, क्लास, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। अब आज का जो टॉपिक जहाँ से शुरू होना है वो बेसिकली केवल सिंथेसिस के लिए ही होगा। यानी अभी तक जो था उसमें मैंने पहले आपका, जिसे किसी बच्चे ने उस दिन भी कमेंट किया था कि सर कंजंक्शन के बारे में बताइए, मैंने कंजंक्शन के बारे में बताया। किसी ने फ्रेज के बारे में पूछा, मैंने फ्रेज के बारे में बताया। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा इसमें अभी तो फिलहाल मुझे कमेंट आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद थोड़ी देर में दिखाई देने लग जाएंगे, तब मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। तब तक आप देखें, समझें, जहाँ नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट करें और मैं देखने के बाद में आपको जवाब दूंगा। तो सिंथेसिस में मैंने कल आपको बताया कि जो हमारे पास सेंटेंस मिलता है वो सिंपल ही होता है। इसी सिंपल सेंटेंस को हो सकता है हम एक सिंपल, या फिर दो सिंपल, या फिर तीन सिंपल। यानी कि सिंपल को ही आपस में जब हम जोड़ते हैं तो कभी कभी रिजल्ट हमारे सामने जो आया वो भी सिंपल ही आ गया। बात को समझिए। सिंथेसिस टॉपिक चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां पर जोड़ना ही शब्द बार बार आएगा, आप गौर करते चलें। पहला सिंपल एक ये हो गया, दूसरा सिंपल एक ये हो गया और तीसरा सिंपल एक ये हो गया। इन तीन सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को आपस में हमने इस प्रकार से जोड़ा कि जो बना वो भी सिंपल ही बन गया। अब हो सकता है मे बी सिंपल, सिंपल और सिंपल को हमने जोड़ा और वो हो सकता है बन जाए कॉम्प्लेक्स। ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स बन जाए। तीसरी कंडीशन कल मैं जो बता रहा था आपको कि सिंपल, सिंपल या सिंपल को जोड़ें तो जो रिजल्ट हमारे पास आने वाला हो सकता है वो कंपाउंड सेंटेंस के रूप में आ जाए। हो सकता है रिजल्ट कैसे आ जाए? सिंपल सेंटेंस के रूप में। हो सकता है रिजल्ट आ जाए कॉम्प्लेक्स के रूप में। हो सकता है रिजल्ट आ जाए कंपाउंड सेंटेंस के रूप में। ये तीन स्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं। यही तीन स्थितियां जो ये काम वाक्यों को आपस, कई सारे छोटे छोटे वाक्यों को आपस में जोड़ करके
एक बड़ा वाक्य बनाने का, कई सारे छोटे छोटे वाक्यों को आपस में जोड़ करके एक बड़ा वाक्य बनाने का, कई सारे छोटे छोटे वाक्यों को आपस में जोड़ करके एक बड़ा वाक्य बनाने का। लेकिन हमने एक चीज गौर की कि सर सब में तो हम जोड़ रहे हैं और सब में एक बड़ा वाक्य बन रहा है, तो अंतर क्या होगा इसमें? मैंने कल बताया जो सिंपल सेंटेंस होगा हमारा, उसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब मिलेगी, जबकि जो कॉम्प्लेक्स बन के तैयार होगा हमारे सामने, इसमें एक से अधिक सब्जेक्ट हो सकते हैं और एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं, वर्ब्स भी हो सकती हैं। यही हाल कंपाउंड में भी होगा, एक से अधिक सब्जेक्ट हो सकते हैं और एक से अधिक वर्ब भी हो सकती हैं। तो सर अंतर क्या रहा फिर? ये तो आपको समझ में आ गया कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक क्रिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स में जो आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज की नहीं सुन पा रहे हैं, हालांकि आज मैंने माइक्रोफोन का यूज कर रखा है। चलिए अभी खुल नहीं रहा है, देखेंगे अभी कमेंट। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक क्रिया, कॉम्प्लेक्स में एक से अधिक सब्जेक्ट एक से अधिक क्रिया, कंपाउंड में एक सब्जेक्ट एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक क्रियाएं। कल ये बात भी बताई गई कि जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बीच का अंतर है, ये हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि सिंपल को तो हम आसानी से जान लेते हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में हमारे सामने ये दिक्कतें आती हैं कि हम उसको पहचाने तो किस तरीके से पहचाने। तो मैंने कल आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अगर उसको पहचानना हम चाहते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये किसके द्वारा जुड़ा होगा? किसी द्वारा अगर जुड़ने वाला वाक्य कॉम्प्लेक्स है, और अगर वाक्य जोड़ करके कोई वाक्य बनाया गया और उस वाक्य में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो इसका मतलब यह है कि जो बनने वाला वाक्य है वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। इज दैट क्लियर? आप पूछ सकते हैं या आपने नहीं पूछा तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने यहां पर आपको उस दिन भी सबसे पहली क्लास में मैंने आपको क्लियर किया कि वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल नहीं करते, कंजंक्शन का करते हैं। तो क्या सर ये जो सिंपल वाले वाक्य जुड़ेंगे ये क्या डायरेक्ट जुड़ जाएंगे? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसमें तो आपने बताया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वाक्य जोड़े जाते हैं, इसमें आपने बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वाक्य जोड़े जाते हैं, तो फिर क्या इसमें अपने आप से? यही चीज हमको सीखनी। इसमें हम पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरेंड, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ते हैं। बात समझ रहे हैं आप? एक बार फिर से क्लियर करेंगे। जब कई सारे सिंपल जोड़े जाते हैं तो सिंपल सेंटेंस बनता है। आप समझिए, मैंने आपको दो वाक्य दे दिए, कोई भी दो दे दिए या तीन दे दिए, ये तीन वाक्य आपके सामने हैं। मैंने आपसे बोल दिया कि बेटा इसको सिंपल बनाना है। कैसे बनाना है? सिंपल बनाना है। तो आप क्या करेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके जोड़ेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे? किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। हम प्रयोग करेंगे पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, जीरेंड, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या फिर नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का। इज दैट क्लियर? आपके समझ में आ रहा है ये बात? अब देखें, अगर इसी जगह मैंने आपसे बोल दिया कि बेटे कॉम्प्लेक्स बनाना है, तब आप जाएंगे कि हाँ सर अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके ही कॉम्प्लेक्स
बनाया जा सकता है। मैंने आपसे बोल दिया कि बच्चे कंपाउंड बनाना है, तब आप जाएंगे कि हाँ सर अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, तब इन तीनों को जोड़ेंगे। यानी कि एक अगर निचोड़ ये आ रहा है कि सिंथेसिस के अंतर्गत हमें तीनों, दो या दो से अधिक, तीनों की बात नहीं, दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम ही किया जाता है और कोई काम इसमें नहीं किया जाता। वाक्य जुड़ेंगे कैसे? यदि हमको सिंपल सिंपल जोड़ करके सिंपल बनाने का काम दे रहा है तो हम इन विधियों का प्रयोग करेंगे। अगर हमको सिंपल सिंपल जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाने का काम दे रहा है तो फिर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर हमको सिंपल सिंपल जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने का काम दे रहा है तो फिर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। टेक योर टाइम। ओके, तो अब आगे देखेंगे हम। ये जो बात थी इसमें कमेंट अब आप कर सकते हैं, मैं देख सकता हूं कमेंट। तो अब बात आती है कि हम शुरुआत कहां से करें। तो सबसे पहली चीज जो बेटे हमको सीखनी है वो है सिंपल प्लस सिंपल को जोड़ करके सिंपल बनाना। सबसे पहला काम हमको ये सीखना है। अगर इसी चीज को हम समझना चाहें तो हम किस तरीके से बोल सकते हैं? सिंथेसिस ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। इसी को क्या बोल सकते हैं? सिंथेसिस ऑफ टू और मोर सिंपल sentences into one simple sentence। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके एक सिंपल बनाना, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। इसी के बाद हम, और ये जो बनेगा सिंपल बनेगा, इससे पूर्व मैंने बताया आपको। और जो दूसरा हम सीखेंगे इसी में, वो क्या सीखेंगे? मैं अब लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये चीज पहले लिखी जा चुकी है। सिंथेसिस ऑफ टू और मोर सिंपल sentences into a complex sentence। दूसरा काम ये सीखेंगे
कि दो या दो से अधिक सिंपल को आपस में जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाना, ये दूसरा काम होगा। और तीसरा इसी में हम सीखेंगे सिंथेसिस ऑफ टू और मोर सिंपल sentences into a compound sentence। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। पहली चीज हम क्या सीखेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके आपस में एक सिंपल सेंटेंस बनाना। और दूसरी चीज हम सीखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और तीसरी चीज में हम सीखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। टेक योर टाइम, इसको नोट कर सकते हैं। उतनी देर में मैं आपका कमेंट सेक्शन देखता हूं कि क्या कमेंट है। ओके, तो अभी तो फिलहाल किसी ने क्वेश्चन नहीं पुटअप किया है। और ऋतिक आज है नहीं मेरे ख्याल से शायद, और अगर हैं तो वो अपना नाम तुरंत भेजे। सर ग्रेट एफर्ट सर। रवि जी आपने बहुत अच्छा बताया है। और ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पर भी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं स्टेप से अपने काम को कर रहा हूँ। तो आपका धन्यवाद राय देने के लिए। चलिए अब देखते हैं सिंपल और सिंपल को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया सिंथेसिस के अंतर्गत हमें 3 तरीके से काम करने हैं। सिंपल सिंपल जोड़ करके एक सिंपल बनाना, सिंपल सिंपल जोड़ करके एक कंपाउंड बनाना, सिंपल सिंपल जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाना। इसी में जो पहला हमारा वॉइस क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, आप ये बता सकते हैं मुझे। वॉइस के लिए ज़रूर बताएं। ओके, इसी को कहा जाएगा सिंथेसिस ऑफ 2 और मोर sentences into a simple sentence। ये हम पहला टॉपिक अपना लेंगे। इसमें मैंने आपको बताया कि हम कई तरीके से प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो पार्टिसिपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
पार्टिसिपल के द्वारा जुड़ाव किया कर सकते हैं। दूसरा इन्फिनिटिव के द्वारा वाक्यों को आपस में जोड़ सकते हैं। और जो तीसरा है जेरेंड के द्वारा दो वाक्यों को आपस में जोड़ सकते हैं। चौथा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा हम दो सिंपल को आपस में जोड़ करके सिंपल बना सकते हैं। और पांचवा है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा। नेक्स्ट है कंजंक्शन एंड के द्वारा। ये बेसिक चीजें हैं जो ज्यादातर हमारे सामने बार बार आएंगी और हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा, जिनमें पहला जो पार्टिसिपल के द्वारा, इन्फिनिटिव के द्वारा और जेरेंड के द्वारा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा, ये जो पोर्शन है ये अक्सर हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछता है। इंटर की क्लास में जो बच्चे हैं वो इस बात पर बहुत विशेष ध्यान देंगे कि पार्टिसिपल के द्वारा, जेरेंड के द्वारा और इन्फिनिटिव के द्वारा अक्सर हमसे पूछता है। उसका कारण ये है क्योंकि ये इनका यूज, इन्फिनिटिव का यूज, जेरेंड का यूज और पार्टिसिपल का यूज हमको ऑलरेडी ट्रांसलेशन के दौरान बताया जाता है। इसकी वजह से सिंथेसिस का ये पोर्शन ज्यादातर पूछा जाता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। टेक योर टाइम। ओके, ये तीन चीजों पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा क्योंकि इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। और इसमें कुछ एक दो चीजें जो बहुत ज्यादा सरल हैं वो इतना कठिन नहीं पड़ेंगी आपके पास, क्योंकि ये चीज आपको अभी जब आप पार्टिसिपल पढ़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, तो उसमें एडजेक्टिव के द्वारा आपको मिलेगा। तो ये इतना ज्यादा कठिन नहीं होगा आपके लिए। एडजेक्टिव के द्वारा या एक मिल सकता है एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा। तो जहां तक मेरा मानना यह है कि आप सबसे ज्यादा कंजंक्शन एंड भी काफी हद तक सरल है। यहां तक 1 2 3 4 और ये 5 टॉपिक आपको सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप ये सीख लेते हैं तो सबसे ज्यादा आपको सहायता आपके ट्रांसलेशन पोर्शन में मिलेगा, स्टोरी पोर्शन में मिलेगा, पैसेज में मिलेगा। आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर आसानी से बना सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जिन बच्चों ने अगर पढ़ा हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पोर्शन होता है उसमें ये सबसे पहले ही हमको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसमें सर नहीं दिख रहा है, विनय बोल रहे हैं क्लीन कम आ रहा है। ओके, देखते हैं बेटे, क्लीन तो आ रहा है अभी। हो सकता है आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कोशिश करें कि नेटवर्क में रहें। तो जो पहला टॉपिक मैंने लिया ओके, विनय
अब दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? क्लियर हुआ? एक बार बताते रहेंगे। ओके, चलिए। अब इसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टिसिपल के द्वारा, हम इसे देखेंगे। सबसे पहले हम इसे देखेंगे। सिंथेसिस जो पार्टिसिपल के द्वारा किया जाएगा वो किस तरीके से हम करेंगे। अगर हम पार्टिसिपल को सोचें कि पार्टिसिपल का यूज किस तरीके से किया जाए और पार्टिसिपल है क्या, तो जिन बच्चों ने कभी वर्ब, एक टॉपिक वर्ब है, उसको अगर पढ़ा होगा तो वो जानते होंगे कि वह दो हिस्सों में बांटी गई थी, एक तो फाइनाइट वर्ब और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी पोर्शन में एक नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन हिस्से फिर किए गए थे, एक पार्टिसिपल, दूसरा जेरेंड और तीसरा इन्फिनिटिव। इज दैट क्लियर? यानी कि ये जो पार्टिसिपल टॉपिक हमको यहां पर मिला, ये इसी से रिलेटेड है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा बेसिक पीछे नहीं जा रहा हूं, आप उतना करते रहें कि आप अपने विषय पर बने भी रहें, और कुछ चीजें हो सकता है दिमाग से कभी कभी उतर जाती हैं, तो आपको याद भी जल्दी से आ जाए। और यही पार्टिसिपल जब हमने आगे पढ़ करके देखा था तो ये तीन हिस्सों में बटा हुआ था, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता। कुछ बच्चे इसमें जो है फ्यूचर सोच सकते हैं, वो ये नहीं सोचेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी कि पार्टिसिपल का जो पोर्शन है वो हमारा यहां से, ये इसकी हमें जरूरत है सबसे ज्यादा। सबसे पहले तो हमको पार्टिसिपल आना चाहिए, और पार्टिसिपल में हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है और लास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है। इन तीन तरीकों, भाई ये है तो ये पार्टिसिपल ही, यानी कि इन तीन तरीकों में से किसी को भी उठा करके हम सिंपल टू सिंपल बना सकते हैं, यानी सिंपल और सिंपल को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे, इसमें जो एक टॉपिक ये आ रहा है कि पार्टिसिपल को सीखने से पहले तो हम ये जानें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या, और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल है क्या, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल ये क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल को सबसे पहले हम उठाते हैं। क्लियर हो रहा है? थोड़ा ऋतिक ने बोला है कि सर क्लियर नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं तो शायद क्लियर हो जाएगा। ऋतिक बेटा अब क्लियर हुआ? ऋतिक बताएं, क्लियर हो रहा है? चलिए, कोई बात नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसी के बाद आएगा एक पास्ट पार्टिसिपल, और इसके बाद हमें पढ़ना होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जरा समझें, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को हम थोड़ा सा साथ में देखेंगे तो टाइम की भी बचत होगी और समझ में भी थोड़ा हो सकता है क्लियर आ जाए। ऋतिक, आपको जवाब नहीं आ रहा है, जवाब दीजिए। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए देखेंगे।
प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। इन दोनों टॉपिक हमने इसलिए उठाए हैं क्योंकि जो ये आपस में एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते टॉपिक है। ऋतिक, बच्चे नेटवर्क अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी पढ़ाने में। ऋतिक कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्लियर है सर? हाँ ठीक है, ओके। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन दोनों टॉपिक इसलिए उठाए हमने कि आप इसमें अंतर समझ सकें। क्योंकि जो एक हमारे पास तीसरा जो टॉपिक था पास्ट पार्टिसिपल, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इनकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसका बेसिक जो है वो अलग है, लेकिन इन दोनों के बेसिक लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसमें जानना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक बात पार्टिसिपल के लिए ही याद कर लें। सबसे पहली चीज तो थोड़ा इस पर बात कर ली जाए। जो पार्टिसिपल है इसमें सदैव एक कार्य दूसरे पर आश्रित पाया जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी इसी तरीके से है, एक कार्य दूसरे पर आश्रित पाया जाएगा। ओके, लेकिन अंतर एक होगा इस पूरे पार्टिसिपल में, चाहे ये हो, चाहे परफेक्ट हो और चाहे वो पास्ट हो, तीनों में सब्जेक्ट जो होगा हमारा, जो डोअर होगा हमारा, वो एक ही होगा। ये ध्यान रखेंगे, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। अभी एक इसमें एक टॉपिक आया हुआ था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। अगर आपने पार्टिसिपल को अच्छे से नहीं समझा तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आप निश्चित भटक जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ठीक इसी तरह के नियम उसमें भी लगेंगे, बस वहां एक नियम नहीं माना जाएगा, और वो नियम होगा कि वहां पर सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, और पार्टिसिपल में सब्जेक्ट हमेशा एक ही होता है। अभी आपको एग्जांपल जब क्लियर दिए जाएंगे तो आपको क्लियर होगा। अब देखेंगे, बेसिकली वही इसकी पहचान कि सब्जेक्ट इसमें एक, सब्जेक्ट इसमें भी एक ही। ओके, दूसरी पहचान, एक ही समय में दो कार्यों का होना, और यहां पर एक कार्य समाप्त होकर दूसरा होना। देखिए अंतर कितना सा है। ये दो मुख्य अंतर हैं। एक सब्जेक्ट तो इसमें भी एक ही होगा, सब्जेक्ट इसमें भी एक ही होगा, एक ही समय में यहां दो काम हो रहे होंगे, और यहां पर एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा काम होगा। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोल दिया शेर को देखकर वह डर गया। इसी चीज को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें, सीइंग द लायन, he got feared। वह डर गया। यहां पर क्या होगा कि एक कार्य समाप्त हो चुका होगा और उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होगा। जैसे स्कूल का कार्य करके सीता बाजार गई। आप हिंदी में ही समझे पहले, तो कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे तो फिर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। शेर को देखकर एक काम हो गया, देखा, एक काम हो गया। वह डर गया, ये दूसरा काम हो गया। लेकिन इन दोनों कामों के बीच में क्या कोई कनेक्शन है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले शेर को देखा कि हाँ भाई सो देखो शेर आ रहा है, डरा जाए कि न डरा जाए? ऐसा नहीं हो सकता।
इसका मतलब है कि ये काम जो फर्स्ट एक्शन हुआ हमारा, ये सेकंड एक्शन उसी के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। और इनके बीच सबसे बड़ी चीज जो है वो है टाइम लिमिट, वो बहुत थोड़ी सी है। हम ये नहीं बता सकते कि शेर को देखने के कितने सेकंड पश्चात वो डरा, ये बात हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसी चीज को जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ते हैं तो अक्सर बार बार हमारे सामने एक चीज आती है, एक्शन पर रिएक्शन। एक्शन पर रिएक्शन यानी कि यहां पर कार्य, दो कार्य होंगे और दोनों कार्यों के बीच में हम ये अंतर, ये विभेद नहीं निकाल पाएंगे कि कौन सा कार्य किसके स्वरूप है। ये तो जान गए कि वो डरा, किसको देख करके डरा, शेर को देख करके डरा, लेकिन शेर को देख करके कितनी देर के बाद डरा ये नहीं बता सकते। इसी को कहा जाता है एक्शन पर रिएक्शन। एक एक्शन हुआ, ठीक उसके परिणाम स्वरूप दूसरा रिएक्शन हो गया, उसमें आप टाइम लिमिट नहीं बता सकते हैं। इसी जगह अब इस सेंटेंस को देखें, स्कूल का कार्य करके, एक कार्य हुआ, सीता बाजार गई, ये दूसरा कार्य हो गया। स्कूल का कार्य करके सीता बाजार गई, दूसरा कार्य हो गया। यहां पर भी एक काम समाप्त हो गया और यहां पर भी एक काम समाप्त हो गया। लेकिन इस एक्शन में हमको एक बात साफ नजर आ रही है कि यहां वाले एक्शन से ये वाला एक्शन अलग है। इसमें कार्य उसने किया और जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि उसने कार्य किया और तुरंत बाजार के लिए भाग गई, ऐसा नहीं हो पा रहा। लेकिन इस कार्य में यह हो रहा है कि आप जब शेर को देख रहे हैं तो आप तुरंत डर रहे हैं, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। यानी एक्शन पर रिएक्शन का जो कार्य होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल में नहीं पाया जाता। पहली चीज, क्या ये पार्टिसिपल है? जैसे मैंने आपको अभी एक नाम लिया था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, उस पर आधारित एक उदाहरण मैं देता हूं तो आपकी समझ में जल्दी आएगा। सूर्य के निकलते ही तारे आकाश में छिप गए। दो काम यहां पर भी हुए, एक तो सूर्य का निकलना और दूसरा तारों का आकाश में छिपना। बात समझे? कंफ्यूजिंग पेयर है ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पेयर है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बीच अंतर नहीं जान पाएंगे। फिर स्कूल का कार्य करके सीता बाजार गई, सूर्य के निकलते ही तारे आकाश में छिप गए, यानी एक काम के परिणाम स्वरूप दूसरा काम हुआ। बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज का अंतर है बेटे, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, वो ये कि यहां सूर्य निकल रहा है और छिप रहे हैं तारे। दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं। और यहां पर स्कूल का कार्य किसने किया होगा? सीता ने। और बाजार कौन गया? सीता ही गई। यहां पर देखें, शेर को देखा किसने? उसने। और डरा कौन? वही। यानी ये पार्टिसिपल का लक्षण प्रकट कर रहा है और ये पार्टिसिपल का लक्षण प्रकट कर रहा है। लेकिन ये वाक्य पार्टिसिपल का लक्षण प्रकट नहीं कर रहा है, भले ही इसमें एक कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरा कार्य हुआ है। इसी तरीके के वाक्यों को कहा जाता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत किसी को इसमें हो तो आप बताएं, चाहे तो नोट कर सकते हैं। टेक योर टाइम। ऋतिक कमेंट करते हैं इसमें दो सब्जेक्ट हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, इसमें दो सब्जेक्ट हैं। आपने बताया कि आप पहले से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो तुरंत पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं आपको लिखने का टाइम देता हूँ तो उस टाइम आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
रंजन जायसवाल बोलते हैं नो कन्फ्यूजन सर। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पहचान जरूरी है। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट। एक ये तो बात हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अब हम देखते हैं जरा पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल हो चुका, मैंने आपको एक मोटे तौर पर पहचान बताई। इसी तरीके से मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल की भी पहचान बता रहा हूं, आप इस पर भी गौर करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल को हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये अभी इसी में एक पोर्शन हमको पढ़ने के लिए मिलेगा एडजेक्टिव के यूज के द्वारा। ये उसको ज्यादा फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लड़का देखा, एक वाक्य हो गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सिंथेसिस का मतलब दो वाक्यों को आपस में जोड़ना है, और ये एक वाक्य हो चुका। वह लड़का अंधा था। दो वाक्य मेरे पास हो गए। अब एक बार फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगा, ध्यान से देखें आप। आई सॉ अ बॉय, फुल स्टॉप, ही वॉज, देखा, वह अंधा था। दोनों में मैंने आपको लिख दिया है। तो यहां पर हम जब देखेंगे मैंने एक लड़का देखा, वह अंधा था, तो इस वाक्य में हमको सब्जेक्ट मैंने देखा, यानी मैं सब्जेक्ट हुआ। अंधा कौन है? वह लड़का। यहां पर हमको दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिला। इसी तरीके के वाक्यों की पहचान हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में करते हैं। और यहां सबसे बड़ी पहचान जो हमको देखने के लिए मिलती है वो मिलती है एडजेक्टिव का होना, किसी विशेषता का होना। यहां पर वाक्यों के बीच में कोई विशेषता उस नाउन से रिलेटेड जरूर छिपी होती है। जैसे अगर हम देखें, मैंने एक लड़का देखा, उस लड़के की खासियत क्या थी? कि वो अंधा था। इज दैट क्लियर? मैंने एक लड़का देखा, उस लड़के की खासियत क्या थी? वो अंधा था। अब इस पे हम आ जाए, आई सॉ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, उसकी खासियत क्या थी? कि वो अंधा था, यानी ब्लाइंड था। इन वाक्यों का सिंथेसिस करना सबसे सरल माना जाता है। उसके कई कारण हैं। एक तो हमको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाता है कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, और उस एडजेक्टिव को उठा करके उस नाउन से ठीक पूर्व रख दिया जाता है, तो ये हमारा सिंथेसिस बन जाता है। यानी अगर हमको कोई इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ करके एक वाक्य बनाने के लिए बोलता है, तो हमें सिंपली क्या करना है, आई सॉ हो गया, और नाउन क्या है? बॉय। बॉय की विशेषता है कि वो ब्लाइंड है, तो बस यही ब्लाइंड शब्द इसी बॉय से पूर्व ले आएंगे। आई सॉ अ ब्लाइंड बॉय। ये आपका सिंथेसिस हो गया। इज दैट क्लियर? कोई समस्या? इस चीज को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। यानी पास्ट पार्टिसिपल को समझने के लिए हमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमको केवल अपनी एडजेक्टिव पर फोकस करना है, और जो हमारी एडजेक्टिव मिलेगी उसको नाउन से पूर्व रख देना है। इज दैट क्लियर? नोट करना चाहें तो इसे भी नोट कर लें, टेक योर टाइम।
आगे अब देखेंगे हम। बच्चे टाइम 45 मिनट का हो चुका है और इसलिए एक बार हम अपने पुराने टॉपिक पर रिवाइज करते हैं, रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले आज जो हमने पढ़ा वो सिंथेसिस टॉपिक लिया। इस सिंथेसिस टॉपिक में हमने सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और पार्टिसिपल, जिरेंड, इन्फिनिटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, को देखा। इनमें से सबसे पहले हमने सिंपल को अच्छी तरीके से पढ़ा, कॉम्प्लेक्स को अच्छी तरीके से पढ़ा और कंपाउंड को अच्छी तरीके से पढ़ा। अब यहाँ से जो हमारा पोर्शन शुरू हो रहा था वो सिंथेसिस करने का शुरू हो रहा था, जिसमें से हमने तीनों पार्टिसिपल को अच्छे से देखा। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें से हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में इंफॉर्मेशन ली, पास्ट के बारे में इन्फो ली और परफेक्ट के बारे में भी इन्फो ली। प्रेजेंट के बारे में इन्फो हमने ली कि यहाँ एक सब्जेक्ट ही होता है और एक कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरा कार्य, एक कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरा कार्य होता है। इसमें मिला था कि एक्शन पर रिएक्शन, एक्शन पर रिएक्शन इसी पार्टिसिपल में मिलता है। पास्ट पार्टिसिपल में हमने देखा कि इसमें हमारा सारा काम हमारे एडजेक्टिव का होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने एक चीज देखी कि इसमें भी जो सब्जेक्ट होता है वो एक ही होता है, लेकिन एक कार्य के समाप्त होने के बाद यहां दूसरा काम होता है। ये बातें हमने आज इस पर देखी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कल का जो टॉपिक है वो पार्टिसिपल पर ही चलने वाला है। इन पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंथेसिस कैसे करेंगे ये चीज मैं आपको बताऊंगा। उदाहरण के लिए आज मैं केवल आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि कुछ थोड़ा सा घर से भी आप कर सकें। जो बच्चे पहले की क्लास पढ़े हुए हैं वो जान रहे होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, आई रीच्ड होम। आई रीच्ड होम, एक ये हमारा है सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस है आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। ध्यान दें, एक एक्शन ये हो गया, सॉरी एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया। इज दैट क्लियर? अब इसमें जरा समझें। आई रीच टू होम, आई सब्जेक्ट यहां पर भी, आई सब्जेक्ट यहां पर भी, दो सेंटेंस दोनों में एक ही सब्जेक्ट और सिंथेसिस करना है। ऐसी पहचान सर आपने हमको पार्टिसिपल में बताई थी कि यहां पर एक ही सब्जेक्ट होते हैं दोनों में, और वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में। यानी कि हम यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे। पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे कैसे ये बात हम पूरी तरह से तो कल जानेंगे, लेकिन आज मैं आपको हिंट देता हूं कि इसका नियम ये होता है कि दोनों कार्यों में से जो कार्य पहले हुआ है, दोनों कार्यों में से जो कार्य पहले हुआ है उसकी फाइनाइट वर्ब में, गौर करें, उसकी फाइनाइट वर्ब में आईएनजी को इंक्लूड किया जाता है। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। इन दोनों वाक्यों में से सबसे पहला काम कौन सा हुआ होगा? पहुंचने का। दैट इज द वेरी फाइनाइट वर्ब। वी हैव टू इंक्लूड आईएनजी फॉर्म इन दिस। तो क्या हो जाएगा इसका? अब जब आईएनजी फॉर्म इंक्लूड करते हैं और वहीं से इसकी हम शुरुआत करेंगे। रीचिंग होम
यहाँ से दूसरा वाक्य शुरू है, तो इसमें जुड़ाव जो होता है, मैंने उस दिन आपको बताया था, अभी भी स्टार्टिंग में बताया सबसे पहले, कि वहां पर जब सबऑर्डिनेटिंग यानी कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है तो उस स्थिति में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, और जब कंपाउंड बनता है तो फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम सेंटेंस को जोड़ रहे हैं और सिंपल बनने वाला है तो कॉमा से उनका जुड़ाव किया जाता है। आई 2 बार है, हम 2 बार नहीं लिखेंगे। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, इज दैट क्लियर? रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, ये हमारा सेंटेंस बन चुका। इसी चीज को आगे कुछ बच्चे होंगे जो शायद ये बोल रहे होंगे सर हम आफ्टर का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो एक टॉपिक अभी इसी में जो मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव में, ठीक उसी में एक टॉपिक मिलेगा, जीरेंड या प्रीपोजिशन से पूर्व, जीरेंड या नाउन से पूर्व किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, वहां पर हम इससे पहले आफ्टर रीचिंग द होम ये लगा देंगे। लेकिन यहां पर जो हमारे पास दिया है आई रीच्ड होम, तो हम क्या करेंगे, जो पहला हमारा कार्य हुआ है यानी पहुंचने का, उसमें हम आईएनजी को इंक्लूड करेंगे और वहीं से वाक्य की शुरुआत करेंगे। और करने के बाद जहां से दूसरा वाक्य शुरू हो गया है इस जगह पर कंजंक्शन के तौर पर हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, और जो आगे का जो रेस्ट पार्ट है वो उसी तरीके से लिख दिया जाएगा। और ये हमारा सिंथेसिस बना। और ये जो बना है वो किस रूप में बना है, ये सिंपल ही है। इज दैट क्लियर? टेक योर टाइम। ओके, तो जिन बच्चों ने क्लास ली है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और शामिल हों कक्षा में, ताकि पढ़ने में और आपको समझने में अच्छा लगेगा। और जो YouTube चैनल है, आज ये वीडियो इस पर चली जाएगी, आप YouTube पर मुझे सर्च करके और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वो इसलिए नहीं कि उसमें मेरा कोई फ़ायदा है, वो इसलिए ताकि आप जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चों तक ये बात पहुंच सके कि इस लॉकडाउन में भी इंग्लिश की क्लास चल रही है। ओके, आगे जो काम है, एक्सरसाइज हैं, वो आप करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आती है तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिलहाल प्रयास जरूर करेंगे। कल का जो टॉपिक होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि वो निर्धारित पूरी तरह से पार्टिसिपल पर और इन्फिनिटिव पर चलेगा, इसलिए कल की क्लास में कोई भी मिस नहीं होगा।